नमस्कार साथियों। पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके तैयार हो चुके हैं, कर चुके हैं हम। पार्ट 3 में इसके 67 से 100 तक लेंगे। 67 टू 100 तक लेंगे। 67 है मैनिपुलेटर का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर। तो इसका मतलब है फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग। सुपरहिट प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। डिस्ट्रक्शन ट्यूब के अंदर प्रदान किया जाता है। डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड द बफर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, बफर। 69 है CNW CLW CLW चित्रंजन लोको वर्कशॉप। चित्रंजन लोको वर्कशॉप पैटर्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसी भी कार्य जॉब के लिए यदि 267 मैन पावर की अनुमति समय है तो आवश्यक प्रत्यक्ष मैन पावर क्या है। तो 267 मैन पावर हाउस के लिए अलाउड टाइम होता है। व्हाट इज डायरेक्ट मैन पावर रिक्वायर्ड। तो उसके लिए अनुमति समय है 1 घंटा। प्रश्न नंबर 70 है CLW पैटर्न प्रोत्साहन योजना के तहत क्या प्रतिशत छुट्टी आरक्षित रखने की अनुमति है। अंडर CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम व्हाट परसेंटेज लीव रिजर्व इज अलाउड। तो वो 12.5% है, 12.5%। ये आपका आंसर यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट। ये भी CLW से है। CLW पैटर्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसी भी कार्य जॉब के लिए यदि 100 आदमी घंटे मूल समय है तो आकस्मिक भत्ता प्रतिशत क्या है। 100 आदमी घंटे, तो आकस्मिक भत्ता प्रतिशत क्या है। तो वो 10% होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 72 भी CLW से संबंधित है। CLW पैटर्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसी भी कार्य जॉब के लिए अगर 100 आदमी घंटे मूल समय है तो बोनस भत्ता क्या है। यहाँ आकस्मिक भत्ता 10% था और यहाँ पे इन्होंने बोनस भत्ता प्रतिशत पूछा है, तो ये 33 सही 1/3% हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। यहाँ S302 का मतलब क्या है। तो यहाँ जो S1302 का जो मतलब क्या है, किसके लिए स्टैंड करता है ये फॉर। तो ये आपके एन इंडेंट फॉर नॉन स्टॉक आइटम, नॉन स्टॉक्ड आइटम। ऑप्शन डी। निष्क्रिय स्टोर से आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय इनएक्टिव स्टोर्स। नो इशू फॉर लास्ट 24 मंथ, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ IRCA की फुल फॉर्म पूछी है, तो IRCA की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यहाँ JCM की फुल फॉर्म पूछी है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JCM। तो यहाँ पे जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त वार्ता तंत्र।
JCM जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी, संयुक्त वार्ता तंत्र। प्रश्न नंबर 77 है, SWG का पूर्ण रूप क्या है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWG? स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ये आपके सी में है, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 78 है, टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स इन सेकंड क्लास स्लीपर AC 3 टायर। टोटल नंबर ऑफ बर्थ, तो यहाँ थर्ड AC के लिए थर्ड AC के लिए बर्थ की संख्या पूछी है। थर्ड AC के लिए बर्थ की संख्या पूछी है। तो थर्ड AC में 8 कंपार्टमेंट होते हैं और एक कंपार्टमेंट में 8 सीटें होती हैं थर्ड AC में। तो यहाँ पे आपका 64 बर्थ हो जाएगी। उसी हिसाब से हम सेकंड AC की बात करें, तो सेकंड AC में 8 कंपार्टमेंट होते हैं और एक कंपार्टमेंट में 6 बर्थ होती है। इस हिसाब से 48 सेकंड AC में हो जाएगी, 48 सेकंड AC में हो जाएगी और थर्ड AC में 64 हो जाएगी। उसी हिसाब से हम LHB की बात करें, तो LHB में एक कंपार्टमेंट एक्स्ट्रा होता है। तो 9 अंटे 72 बर्थ हो जाएगी LHB में, थर्ड AC में। LHB की जो थर्ड AC होती है उसमें 72 हो जाएंगे। और इसी हिसाब से यहाँ बात करें तो यहाँ 9 कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट एक्स्ट्रा होता है, तो 54 सीट आपके LHB में हो जाएगी, 54 LHB में हो जाएगी। उसी प्रकार हम CN की बात करें तो CN के अंदर 9 कंपार्टमेंट होते हैं और एक कंपार्टमेंट में 8 होती हैं, तो उसमें आपके 72 सीटें हो जाएंगी। और उसी हिसाब पर LHB CN की बात करें तो LHB में एक कंपार्टमेंट एक्स्ट्रा होता है और एक कंपार्टमेंट में 8 होती है, तो 80 सीट आपके LHB CN में हो जाएगी। यानी LWSCN ये LHB का कोड है। इसी प्रकार हम GS की बात करें तो GS में 9 कूपे होते हैं, 9 में एक कूपे में 10 सीट होती है, तो GS में आपके 90 सीट हो जाएगी I शेप R शेप कोच में। उसी हिसाब से हम LHB की बात करें तो LHB में एक कंपार्टमेंट एक्स्ट्रा होता है, तो 10 इंटू 10 100 सीट हो जाएगी, 100 सीट हो जाएगी। तो ये मैंने काफी कोचों को आपके बारे में बता दिया है। यहाँ थर्ड AC के लिए ACCN कोड हो जाता है और सेकंड AC के लिए ACCW हो जाता है और स्लीपर के लिए CN है और GS के लिए GS आप जानते ही हैं। तो चलिए, यहाँ पे इन्होंने द्वितीय श्रेणी के स्लीपर AC 3 स्त्री में बर्थ
की कुल संख्या पूछी थी, टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन सेकंड क्लास स्लीपर एसी 3 टायर। तो एसी 3 टायर में आपका जो आंसर बनेगा वो 64 बनेगा। ये शुरू का जो आंसर मैंने बताया ये 64 बनेगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट 79 के लिए पूछा है, WRA के लिए वाटर रेजिंग अपार्ट्स। वाटर रेजिंग अपार्ट्स के लिए न्यूनतम वायुदाब आवश्यक है। वाटर रेजिंग अपार्ट्स के लिए न्यूनतम वायुदाब की आवश्यक है, तो वो है आपके 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 80 है, कौन से उपकरण चार्ज नहीं किए जाते हैं जब डीवी को अलग किया जाता है? विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन डीवी इज आइसोलेटेड? तो ये कंट्रोल रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर, CR एंड DC। जब डीवी को अलग किए जाते हैं तो ये दोनों CR और BC चार्ज नहीं किए जाते हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार 81 नंबर का प्रश्न है, खोखले टायर को किसके द्वारा मापा जाता है? खोखले टायर को किसके द्वारा मापा जाता है? होलो टायर इज मेजर्ड बाय, तो ये टायर डिफेक्ट गेज होता है। टायर डिफेक्ट गेज होता है, इससे चक्के के दोष मापे जाते हैं। इससे चक्के के दोष मापे जाते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है आपका। What do you mean by WMS? यहाँ WMS से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ W से वर्कशॉप, M से मैन्युफैक्चरिंग, S से सस्पेंस अकाउंट। ऑप्शन ए आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठेका टर्म में AMD का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ AMD इन कॉन्ट्रैक्ट टर्म इज। तो यहाँ E से earnest, M से मनी और D से डिपॉजिट। तो यहाँ जो AMD की फुल फॉर्म होगी वो आप देख सकते हैं, earnest मनी डिपॉजिट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट में PTC की फुल फॉर्म पूछी है, तो PTC की फुल फॉर्म होती है प्रूविंग टेस्ट सर्टिफिकेट। PTC प्रूविंग टेस्ट सर्टिफिकेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। DRF का पूर्ण रूप पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRF? तो DRF का हो जाएगा डिप्रिसिएशन, R से हो जाएगा रिजर्व और F से हो जाएगा फंड। यानी DRF से हो जाए, D से हो जाएगा डिप्रिसिएशंस, रिजर्व, फंड। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 86 में पूछा है,
ROR का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ROR? तो R का रेट, O का ऑफ, R से रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। इस प्रकार से इसमें 8 से 10% एब्रीविएशन के हो गए पूरे पेपर में। प्रश्न नंबर 87 है, वेल्डिंग उपकरणों के लिए कोडल जीवन वर्ष है। कोडल लाइफ फॉर वेल्डिंग इक्विपमेंट्स इज 10 years। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 10 साल। हल के बारी मोटर वाहनों का कोडल जीवन वर्ष है, तो ये भी 10 years आ जाएगा, ऑप्शन सी। रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित M&P मशीन एंड प्लांट मदों के लिए अनुमोदन की वैधता है। वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 4 M&P मशीन एंड प्लांट आइटम सेक्शन बाय रेलवे बोर्ड इज, तो ये 5 year, 5 year की वैधता होती है, 5 years। प्रश्न नंबर 90 है, महाप्रबंधक के OOT द्वारा अनुमोदित M&P आइटम के लिए अनुमोदन की वैधता है। वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 4 M&P आइटम सेक्शन बाय GM OOT, तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 years, 3 years, 3 साल, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 91 है, RSP का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ RSP, तो ये होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 92 है, कारखानों के निदेशक को दुर्घटना रिपोर्ट भेजने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? व्हाट फॉर्म इज यूज्ड टू सेंड एक्सीडेंट रिपोर्ट टू डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज? तो इसके लिए आंसर आपका बनेगा फॉर्म नंबर 17, फॉर्म नंबर 17। प्रश्न नंबर 93 है, किस अवधि में दुर्घटना की रिपोर्ट कारखानों के निदेशक को भेजी जानी चाहिए? In what period accident report should be sent to director of factories? Within 24 hours of occurrence of incident, within 12 hours of occurrence of indent, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 94 है, वेल्डिंग करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग नहीं किया जाता है? What is not the personal protective equipment? Personal protective equipment. Personal protective equipment is used while welding. तो ये आ जाएगा आपके हेलमेट राइट, लेग गार्ड राइट, रेस्पिरेटर राइट, ऑल ऑफ द अबव आर PPE, ये राइट। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन डी आंसर राइट। 95 है, अधिनियम के अनुसार पेंट शॉप के कर्मचारियों और रसायनों और एसिड के साथ काम करने वाले कर्मचारियों का कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए?
फर्स्ट ऑप्शन है एक्सरे एंड पीएफटी लंग्स टेस्ट वंस इन ईयर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरे एंड पीएफटी लंग्स टेस्ट वंस इन ए ईयर, ऑप्शन ए राइट आंसर। 96 है, अधिनियम के अनुसार ईओटी इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवर्सल क्रेन ड्राइवरों, फोर्कलिफ्ट ड्राइवर्स आदि का कौन सा परीक्षण किया जाना है? व्हाट टेस्ट द ईओटी इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवर्सल क्रेन ड्राइवर्स और लिफ्ट ड्राइवर्स ईटीसी shall undergo as per act। तो ये ऑप्थेल्मोलॉजी टेस्ट, आई टेस्ट वंस इन ईयर, यही पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन निरंतर कंटिन्यूस वर्गीकरण के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए प्रति सप्ताह मानक घंटे क्या हैं? तो ये यहाँ 4 भागों में है। एक आपका इंटेंसिव है, एक आपका कंटिन्यूस है, एक आपका एआई है और एक आपका एक्सक्लूडेड है। तो इसमें कंटिन्यूस का पूछा है तो केवल इंटेनेंस का 42 घंटे होता है, बाकी तीनों का 48 घंटे होता है। तो यहाँ 48 और बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 98 है, निम्नलिखित में से एक सामग्री गैर चुंबकीय है। वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज नॉन मैग्नेटिक। एक सामग्री गैर चुंबकीय है, कौन सी गैर चुंबकीय सामग्री है? तो ये तो है, जिंक नहीं है, आयरन भी है, कास्ट आयरन भी है, तो ये जिंक आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 99 है, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मीय चालकता का उच्चतम मूल्य होगा? एयर नहीं, कॉपर राइट, सिल्वर नहीं, वाटर नहीं, कॉपर में सबसे उच्चतम होता है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट देख लेते हैं, 100 है, निम्नलिखित में से कौन सतह परिष्करण प्रक्रिया के तहत समूहीकृत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रुपेड अंडर द सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस? तो इसमें आपके सेविंग, बफिंग, पॉलिशिंग, नॉन ऑफ द अबव, इसमें सेविंग फर्स्ट आपका आंसर सेविंग हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो ये था साथियों हुबली डिवीजन का मैकेनिकल का 25% जेई का पेपर, जो कि सोल्व हो चुका है। राजभाषा के 10% हम पहले कर चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय रेलवे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए पेपर के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार।